स्टिंग ऑपरेशन ने ली मंत्री अवधेश कुशवाहा की बली। डैमेज कंट्रोल की कवायद के तहत सीएम नीतीश ने लिया इस्तीफा। कटा टिकट वायरल हुए वीडियो में घूस लेते दिखे थे कुशवाहा। सत्ता के महासंग्राम का पहला चरण आज 49 सीटों पर होगा मतदान। वोटिंग के लिए सभी तैयारियां पूरी। बिहार के कैमूर में आज होने वाली पीएम मोदी की रैली पर महाभारत। चुनाव आयोग से जेडीयू ने की अपील, मतदान के 48 घंटे पहले ना दिखाया जाए प्रधानमंत्री की रैली का लाइव प्रसारण। लालू नीतीश पर मुलायम का बड़ा हमला, दोनों को बताया धोखेबाज, कहा नहीं होने दिया एंटी बीजेपी कांग्रेस महागठबंधन। आरक्षण पर पीएम मोदी ने तोड़ी चुप्पी, मुंबई में कहा रिजर्वेशन हटाने के लिए फैलाई जा रही हैं अफवाहें। पीएम मोदी ने मुंबई में अंबेडकर स्मारक की रखी आधारशिला, मंच पर नहीं पहुंचा शिवसेना का कोई भी नेता। पीएम मोदी ने आपातकाल को बताया लोकतंत्र का काला अध्याय। जेपी की जयंती पर बोले प्रधानमंत्री इमरजेंसी से देश को हुआ भारी नुकसान। केजरीवाल ने ली विधायकों की क्लास, परिवार के सामने ईमानदारी की दी नसीहत। हरियाणा के मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने उड़ाया सफाई अभियान का मजाक, कहा जाने क्या क्या करवाएंगे पीएम मोदी, बाद में ईटीवी को दी सफाई। ग्रेटर नोएडा के विसाहड़ा में लौटी अमन और शांति की शहनाई। रेशमा और जैतून की निकाह में हिंदुओं ने किया बारातियों का स्वागत। सुशील कोइराला को हराकर केपी शर्मा ओली चुने गए नेपाल के नए पीएम। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत आने का दिया न्योता। रोहित शर्मा का शतक भी नहीं आया काम। साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को 5 रन से हराया। 5 मैचों की सीरीज में 1-0 से पीछे माही सेना। चंडीगढ़ के हरमन सिंह सिद्धू का बेमिसाल हौसला, सड़क हादसे में घायल हरमन ने जगाई रोड सेफ्टी की अलख, व्हीलचेयर को ही बनाया अपना हमसफर। नमस्कार, फाइनल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बिहार की, जहां पर पहले चरण के मतदान से पहले ही बिहार सरकार के एक मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। दरअसल सोशल मीडिया पर एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें मंत्री अवधेश कुशवाहा को सरकार बनने पर कथित तौर पर काम कराने के लिए रिश्वत लेते दिखाया गया था। वीडियो वायरल होते ही महागठबंधन के नेताओं में खलबली मच गई। जेडीयू ने भी मामले को गंभीरता से लिया, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने अवधेश कुशवाहा से इस्तीफा मांगा और अवधेश कुशवाहा ने फैक्स के जरिए अपना इस्तीफा दे भी दिया। जैसे ये खबर चैनलों पर दिखाई गई, तत्काल हम लोगों ने पार्टी बैठक करके और मुख्यमंत्री जी ने अवधेश कुशवाहा से बात की। इसके बाद हमसे बात कराई और उनका इस्तीफा भी अभी गवर्नर हाउस को चला गया। प्राथमिक हम लोगों ने जो सोच हम लोगों की रही है वह रही है कि सार्वजनिक जीवन में उच्च आदर्शों का पालन यदि किया जाता है तो इससे भारत की जनता न केवल लाभान्वित होगी, लोकतंत्र और सुदृढ़ होगा। और इतना तत्काल इस्तीफा मांग लेना इसका सबसे बड़ा प्रमाण। जिसके तहत चूंकि मैं अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय हूं और 5 सालों में 482 करोड़ का मैं काम कराया हूं अपने विधानसभा क्षेत्र में, आरोप लगाया गया है, इसका डट करके जो सही बात है जनता के सामने लाने का मैं कोशिश करूं। और बिहार में आज पहले चरण का मतदान है। अब तक चुनावी समर में नेता वादा कर रहे थे और अब जनता के फैसले की बारी है।
चरण में जिन 10 जिलों की किस्मत तय होनी है, उसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय, समस्तीपुर, बेगूसराय, जमुई और नवादा शामिल हैं। इन 10 जिलों की 49 विधानसभा सीटों की बात करें तो समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर, वारिसनगर, समस्तीपुर, उजियारपुर, मोरवा, सराय रंजन, मोहिउद्दीन नगर, विभूतिपुर, रोसड़ा सीट पर चुनाव होने हैं। जबकि बेगूसराय जिले के चौरिया, बरियारपुर, बछवाड़ा, तेघड़ा, मटिहानी, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय, बखरी सीट पर चुनाव है। बात खगड़िया जिले की करें तो यहाँ अलौली, खगड़िया, बेलदौर, परबत्ता सीट पर चुनाव है। जबकि भागलपुर जिले के बीरपुर, गोपालपुर, पीरपैंती, कहलगांव, भागलपुर, सुल्तानगंज, नाथनगर सीट पर वोटिंग होनी है। वहीं बांका जिले के अमरपुर, धौरैया, बांका, कटोरिया, बेलहर सीट पर वोटिंग होगी। मुंगेर जिले के तारापुर, मुंगेर, जमालपुर सीट पर चुनाव है। जबकि लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा और लखीसराय सीट पर वोटिंग होनी है। बात शेखपुरा जिले की करें तो यहाँ शेखपुरा और बरबीघा सीट पर चुनाव होने हैं। जबकि नवादा जिले के रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारिसलीगंज सीट पर और जमुई जिले के सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई सीट शामिल है। अब बात उन दिग्गजों की जिनकी किस्मत का फैसला पहले चरण में होना है। ऐसे लोगों में जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रदेश अध्यक्ष शकुनी चौधरी, रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, बीजेपी की ओर से रेणु कुशवाहा, कांग्रेस की तरफ से सदानंद सिंह, कांग्रेस के ही रामदेव राय और सीपीआईएम के रामदेव वर्मा चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में महागठबंधन से जेडीयू के 24, आरजेडी के 17 और कांग्रेस के 8 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जबकि एनडीए में सबसे ज्यादा बीजेपी के उम्मीदवार मैदान में हैं। 49 सीटों में से बीजेपी के 27, एलजेपी के 13, आरएलएसपी के 6 और हम के 3 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला करीब 1 करोड़ 40 लाख वोटरों के हाथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और कैमूर डीएम ने भभुआ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर अनुमति दे दी है। भभुआ के हवाई अड्डा मैदान में आज पीएम की रैली होगी। इससे पहले सुरक्षा कारणों को लेकर जिलाधिकारी ने भभुआ में पीएम की रैली पर रोक लगा दी थी। भभुआ के साथ ही पीएम मोदी की आज जहानाबाद में एरोड्रम मैदान में भी चुनावी जनसभा है। पीएम मोदी करीब 11 बजे जहानाबाद पहुंचेंगे और वहां लोगों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी जोरों पर हैं। पीएम की चुनावी सभा में 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रत्याशी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। वहीं आज होने वाले पहले चरण के मतदान के बीच पीएम मोदी की चुनावी रैली पर जेडीयू ने ऐतराज जताया है। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि मतदान के बीच पीएम की सभाओं से मतदान प्रभावित हो सकता है, इसलिए चुनाव आयोग को पूरे मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरक्षण मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि आरक्षण दलित और पिछड़ों का हक है और उसे कोई नहीं छीन सकता। इस पर झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए गए बयान पर बिहार चुनाव में बवाल मचा हुआ है और लालू नीतीश पीएम पर लगातार हमला कर रहे हैं। हम सत्ता में आते हैं, जब भी चुनाव आता है, जब भी सरकार बननी होती है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। भाजपा वाले आएंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले आरक्षण खत्म कर देंगे। बाबा साहब आंबेडकर ने हमें जो दिया है, उसी ने देश को एक ताकत दी है और उस ताकत को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे भाइयों बहनों, कोई रोक नहीं सकता। और चुनाव पर अब तक चाय पर चर्चा होते आपने बहुत देखा, लेकिन अमेरिका में बिहार के चुनावों की चर्चा हो रही है लिट्टी चोखे के साथ, वो भी टाइम्स स्क्वायर पर। बिहार का लिट्टी चोखा इंटरनेशनल हो चुका है और अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर बिहार चुनाव की चर्चा लिट्टी चोखा के साथ हो रही है। शनिवार को अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर 200 से ज्यादा प्रवासी भारतीय जमा हुए और बिहार में हो रहे चुनाव पर चर्चा की।
खास बात ये रही कि इस दौरान चाय की जगह लिट्टी चोखा खाते हुए लोगों ने चुनाव पर अपनी अपनी राय दी। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने देश में जगह जगह चाय पर चर्चा का आयोजन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए टाइम्स स्क्वायर में प्रवासी भारतीयों ने बिहार चुनाव पर चर्चा के लिए लिट्टी पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन कर दिया। लिट्टी पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान यहाँ आए लोगों ने बिहार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, गरीबी, माइग्रेशन, स्वास्थ्य, विधि और व्यवस्था के साथ साथ कृषि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और बिहार के लोगों को मैसेज दिया कि वो वोट जरूर करें। इस दौरान वोट फॉर इंडिया के हेड माणिक त्यागी ने कहा कि अमेरिका में रह रहे भारतीय बिहार की स्थिति और रोजगार की कमी पर चिंतित हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर बिहार में लोगों की सुरक्षा का भरोसा मिले और निवेश के लिए बेहतर माहौल बने तो अमेरिका में रह रहे कई बिहारी वापस लौट सकते हैं। वहीं प्रवासी भारतीय युवाओं के बड़े समूह हाई पैक के हेड अनिल शर्मा ने बिहार में मानव संसाधन के सही इस्तेमाल नहीं होने की बात कही। बिहार चुनाव पर जागरूकता फैलाने के लिए अमेरिका में कई और जगह पर लिट्टी पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 113वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी ने इमरजेंसी को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात करार दिया। वहीं बिहार में बीजेपी के नेताओं ने इस मौके पर लालू और नीतीश पर जमकर हमला भी बोला। जेपी की जयंती पर सियासी घमासान। पीएम मोदी ने इमरजेंसी को बताया लोकतंत्र पर आघात। अमित शाह और सुशील मोदी ने बोला लालू नीतीश पर हमला। जयप्रकाश जी ने 3 दिन लगातार गुजरात में रहकर के भ्रमण किया, तो मुझे भी उस समय व्यवस्था के तहत उन कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला। जेपी की 113वीं जयंती पर दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जेपी के साथ गुजरी यादों को तो साझा किया ही, इमरजेंसी को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात भी बता दिया। पीएम ने कहा कि हमें कभी भी आपातकाल को भूलना नहीं चाहिए। इमरजेंसी के खिलाफ का जंग आजादी के 25 साल के बाद एक ऐसा अवसर बन गया जिसने हिंदुस्तान के कोने कोने में एक नई राजनीतिक ब्रीड को जन्म दिया। कभी भी इस देश को आपातकाल के दिन भूलने नहीं देना चाहिए। बात जेपी और संपूर्ण क्रांति से शुरू हुई, लेकिन पीएम मोदी और आडवाणी ने नानाजी देशमुख की उपलब्धियों का जिक्र कर संघ और जेपी के रिश्तों पर भी भरपूर रोशनी डाली। संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए। और अगर नानाजी देशमुख न होते और वो वार नानाजी अपने शरीर पर न झेलते तो शायद जयप्रकाश जी नहीं बच पाते। सुदृढ़ और मजबूत लोकतंत्रीय देश बनाने के लिए अगर कोई संघर्ष किया किसी ने तो जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में नानाजी देशमुख जैसे लोगों ने किया। जेपी की जयंती और विरासत की दावेदारी। बिहार के चुनावी संग्राम के बीच दाबदियारा भी सियासत से बच नहीं सका। अमित शाह और सुशील मोदी ने जेपी के बहाने लालू नीतीश पर जमकर वार किए। जेपी का कल्पना का बिहार बनाना है तो जेपी का नाम लेकर पूरी जिंदगी जिन्होंने राजनीति की वो लालू और नीतीश नहीं बना सकते। आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने उसी कांग्रेस के साथ समझौता कर लिया है। तो जो डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश जिंदगी भर गैर कांग्रेसवाद की राजनीति करते रहे। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक जनता के संवैधानिक अधिकारों की खातिर आवाज बुलंद करने वाले जेपी को किसी परिचय की दरकार नहीं है, लेकिन लोकतंत्र के इस मसीहा की जयंती भी सियासत के जाल से न बच सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। चलिए खबरों का सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं आईएसएल की, जिसमें खेले गए मैच में चेन्नईयन एफसी ने गोवा एफसी को 4-0 से हरा दिया। गोवा के जवाहरलाल नेहरू मैदान पर खेले गए इस मैच में चेन्नई की ओर से मेंडोजा ने 2015 की पहली हैट्रिक बनाई, जबकि गोवा की टीम अपने घरेलू मैदान पर एक भी गोल करने में नाकाम रही।
चेन्नई की टीम अपने पिछले 2 मैच हारकर इस मैच को खेलने के लिए उतरी थी। चेन्नई के लिए ये मैच हर हाल में जीतना जरूरी था और इस बात को समझा मेंडोजा ने। मैच शुरू होने के 10वें मिनट में ही गोल कर चेन्नई को मैच में बढ़त दिला दी। एक गोल करने के बाद तो चेन्नई के मुंह जैसे खून लग गया और मैच के 43वें मिनट में कप्तान इलेनो ने एक और गोल दाग दिया। चेन्नई के पास 2 गोल की बढ़त हो गई थी और गोवा की टीम पर दबाव बढ़ता जा रहा था। हालांकि ये दबाव इतना हावी हो गया कि मैच का पहला गोल करने वाले मेंडोजा ने पहले 63वें मिनट में और फिर 75वें मिनट में 2 गोल और दाग दिए और इस तरह मेंडोजा ने इस सीजन की पहली हैट्रिक अपने नाम कर ली। मेंडोजा ने बनाई 2015 की पहली हैट्रिक। गोवा के खिलाफ 10वें, 63वें और 75वें मिनट में दागे गोल। अब तो गोवा की टीम मैच में 4-0 से पीछे हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने गोल करने की कोशिश तो की, लेकिन उनकी सारी कोशिशें नाकाम ही साबित हुई और इस तरह चेन्नई ने गोवा को उसके घरेलू मैदान पर 4-0 से मात दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी स्पोर्ट्स। हिम्मत मर्दा मदद खुदा, ये कहावत चंडीगढ़ के हरमन सिंह सिद्धू पर एकदम सटीक बैठती है। 26 साल की उम्र में हुए एक सड़क हादसे ने हरमन की जिंदगी का उद्देश्य बदल दिया। अराइव सेफ नाम की स्वयंसेवी संस्था चलाने वाले हरमन सिंह सिद्धू सालों से लोगों को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक कर रहे हैं। कैसे एक हादसे ने बदल दी हरमन सिंह की जिंदगी, देखिए इस रिपोर्ट में। कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। किस्मत चाहे लाख इम्तिहान ले, लेकिन हौसला बुलंद हो तो हवा के रुख के खिलाफ भी इंसान रास्ता बना ही लेता है। कुछ ऐसा ही बेमिसाल हौसले का उदाहरण पेश किया है चंडीगढ़ के रहने वाले हरमन सिंह सिद्धू ने। 26 साल की उम्र में हरमन की जिंदगी ने ऐसी करवट ली कि उनकी जिंदगी के मायने और मकसद दोनों ही बदल गए। हिमाचल प्रदेश में रेणुका झील के पास एक सड़क हादसे में उनकी कार पलटी, जिसके बाद उनकी गर्दन के नीचे के हिस्से ने काम करना बंद कर दिया। लेकिन हरमन का हौसला नहीं टूटा। बजाय हार मानने के हरमन सिंह सिद्धू ने सड़क हादसे के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। एक्सीडेंट हुआ तो नॉर्मली लाइक एज एनी अदर पेशेंट मैं ये एक्सपेक्ट करता था कि भी 4, 5, 6, 7 महीने के बाद मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। लेकिन जब मेरे को फाइनली डॉक्टर्स ने ये बताया कि भाई बाकी सारी ज़िंदगी आगे की अगर आप व्हील चेयर में भी निकालो तो यू विल बी वेरी लकी, तो वो बहुत एक पेनफुल बात थी सुनने के लिए। लेकिन दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि भाई मैं रोड सेफ्टी की तरफ आया। जिंदगी को एक नया मकसद मिला तो हरमन ने व्हील चेयर को अपना हमसफर बनाकर ये ठान लिया कि उन्हें जिंदगी में चाहे भले ही कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़े, मगर वो किसी की जान सड़क हादसे में नहीं जाने देंगे। जी हाँ, और इसी निश्चय के साथ हरमन ने साल 2007 में अराइव सेफ नाम की एक स्वयंसेवी संस्था की बुनियाद रखी, जो देश दुनिया में लोगों को रोड सेफ्टी के लिए जागरूक करने का काम करती है। बेस्ट अचीवमेंट वुड बी कि भाई अगर हम ये कह सकें कि भाई अब आगे शायद कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, दैट इज द ड्रीम। लेकिन उसके लिए हमें स्टेप बाय स्टेप चलने की जरूरत है। इतना ही नहीं, लोगों को जागरूक करने के साथ साथ हरमन ने इस मुहिम के तहत साल 2013 में हरियाणा पंजाब के राष्ट्रीय राज्य मार्ग में शराब ठेका हटाने के लिए भी एक जनहित याचिका दायर की, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हरमन को उम्मीद है कि इस राष्ट्रीय राज्य मार्ग के आसपास अगर शराब पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी जाए तो काफी हद तक रोड सेफ्टी के मानकों पर खरा उतरकर सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।
26 साल की उम्र में किस्मत ने हरमन पर जो कहर बरपाया उससे हरमन हारे नहीं। सालों से हरमन की एनजीओ अराइव सेफ लोगों को रोड सेफ्टी के लिए हर दिन हर पल जागरूक कर रही है ताकि किसी की भी जान सड़क हादसे में न जाए। उम्मीद करते हैं कि हरमन सिंह सिद्धू इसी हौसले और जज्बे के साथ अपनी कोशिशें आगे भी जारी रखेंगे। कैमरामैन अशोक बेनीवाल के साथ श्वेता अरोड़ा, ईटीवी न्यूज, चंडीगढ़। चलिए, और यहाँ पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ फौरन हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं सूफी फेस्टिवल की। जयपुर के डिग्गी पैलेस में ईटीवी की ओर से आयोजित सार्क सूफी फेस्टिवल में दूसरे दिन भी सूफी मुशायरों और शोध पत्रों का वाचन हुआ। इस दौरान जयपुर महापौर निर्मल नाहटा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। वहीं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। डिग्गी पैलेस में ईटीवी के सार्क सूफी फेस्टिवल में सूफी मुशायरों का खूब दौर चला। दूसरे दिन का तीसरा सत्र पूरी तरह से सूफी शायरी मुशायरों के नाम रहा। मशहूर शायरों ने अपने कलाम से समा बांध दिया। कार्यक्रम में मौजूद श्रोताओं ने भी सूफियाना मुशायरे का आनंद लिया। मजीद दियोबंदी, हसन काजमी, नुसरत मेहंदी, हसन कमल, सीन काफ निजाम और मलका नसीम के सूफी कलाम पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया। इस सत्र में मुख्य अतिथि रहे महापौर निर्मल नाहटा ने भी सूफियाना शायरी का आनंद लिया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने भी सत्र में शिरकत की। मुल्क के 20 करोड़ मुसलमानों की आवाज है ईटीवी उर्दू, इसीलिए कहा जाता है इसे, और देश और विदेश में सब लोग इसे देखते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुस्लिम कम्युनिटी की आवाज होते हुए चैनल सेकुलर है। हमेशा इस चैनल ने अपना सेकुलर रोल प्ले किया है, आज भी हम प्ले कर रहे हैं। और उसी के तहत यह सूफी कॉन्क्लेव हमने आयोजित की है। सूफी का मतलब यह है कि सबको साथ चलना है, शांति से चलना है, सबको एक साथ बढ़ना है। सार्क इसमें जुड़ा है। सार्क में प्राइम मिनिस्टर ने साफ संदेश दिया था, नरेंद्र मोदी ने, कि वी आर द बिग ब्रदर इन दिस सार्क कंट्रीज, so we have to grow together, we have to develop together, and we have to develop all the countries as a big single family in South Asia. ये इसका कंसेप्ट है। तो उसी पॉलिटिकल कंसेप्ट को कल्चरल लेवल पे आगे बढ़ाने के लिए ईटीवी भी इस कैंपेन में जुड़ा है। और ये जो 3 दिन का सूफी फेस्टिवल है, ये उसी का एक एक्सटेंशन है, उसी का एक पार्ट है। सार्क सूफी फेस्टिवल के दूसरे सत्र में भारत के याकूब अली खान, तौफीक अख्तरुल वासेल और डॉक्टर सादिया देहवली, अफगानिस्तान के अहमद फरीद और पाकिस्तान की डॉक्टर साइमा अरीम ने सूफी पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने अपने शोध पत्रों पर चर्चा की। सत्र में अफगानिस्तान की खालिदा तहसीन, भारत की रेणु, श्रीलंका की दया दिसांकिया, भारत की रामकृष्ण पेरुगु और शाहिदा शाहीन ने नज़म पेश की। पहले सत्र में प्रोफेसर लियाकत हुसैन मोहीन, प्रोफेसर मेघराज अधिकारी, शेख रबिल हक, प्रोफेसर समंता इलिंगाकून, डॉक्टर बाल भंडारी ने विचार रखे। काव्य पाठ के दौर में शबनम विरमानी, विपुल रिक्की ने सूफी कविताएं पढ़ी। कबीर के दोहों को गायन शैली में प्रस्तुत करने के दौरान काव्य शैली का अलग ही रंग नजर आया। डॉक्टर अनंत कुमार और शाजिद बब्बर ने भी अपनी कविताओं से श्रोताओं को बांध रखा था। अलग अलग सत्रों में हो रहे सूफी फेस्टिवल में देसी और विदेशी कलाकारों और विद्वानों की अनूठी शैली से दर्शक रूबरू हो रहे हैं। इस कार्यक्रम में सूफियाना लेख और कविताओं को अलग ही आयाम दिया है। ईटीवी न्यूज, जयपुर। रविवार को गुलाबी शहर जयपुर पर ईटीवी की डांडिया का ऐसा रंग चढ़ा कि जयपुराइट्स के पैर थिरकते नहीं थके। जयपुर के ईपी में आयोजित डांडिया में डांडिया क्वीन फाल्गुनी पाठक की आवाज के जादू और जयपुराइट्स के डांडिया की खनक ने धमाल मचाया। फाल्गुनी पाठक के एक से बढ़कर एक डांडिया सॉन्ग्स और उन पर थिरकते जयपुराइट्स के पैर, पूरा माहौल डांडियामय हो गया। डीजीपी मनोज भट्ट और नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने डांडिया उत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर ईटीवी राजस्थान के संपादक जेपी शर्मा समेत ईटीवी परिवार के सभी सदस्य मौजूद रहे।
इसके बाद शुरू हुआ फाल्गुनी पाठक के डांडिया सॉन्ग्स का दौर। एक से बढ़कर एक डांडिया गानों की प्रस्तुति ने दर्शकों और डांडिया में हिस्सा लेने वालों को थिरकने पर मजबूर कर दिया। सैकड़ों की संख्या में यहां पर कपल्स ने भी डांडिया किया। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। जयपुर में डांडिया फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जिसमें फाल्गुनी पाठक के रंगों में रंगे गाने यहां पर पेश किए, जिसका जयपुराइट्स ने जमकर लुत्फ उठाया। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। साथ ही ईटीवी राजस्थान का पूरा परिवार भी इस कार्यक्रम में नजर आया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोड़े जा रहे हैं आपको तिरछी नजर के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।